ये छोटा सा ब्रैट आधे महीने से मेरी कार पर पटाखे फेंक रहा था। सिर्फ टायर्स पैच करवाने में ही मेरी पूरी 1 महीने की सैलरी उड़ चुकी थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये बच्चा मेरा छोटा कजिन हाव हाव था। मैंने उसके पेरेंट्स को उसे रोकने के लिए बोला भी, लेकिन वो बस हंसकर बोल दिए, एक बच्चे की वजह से इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी पार्किंग स्पॉट एक रेंज रोवर वाले को दे दी जो टेम्परेरी पार्किंग ढूंढ रहा था। मेरे छोटे कजिन हाव हाव ने एक पटाखा फेंका और उसने गैस टैंक को इग्नाइट कर दिया। बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। रेंज रोवर उड़ गया और मैं बालकनी से पूरा सीन देख रहा था। उस छोटे शैतान ने कार के नीचे कुछ बड़े पटाखे घुसा दिए थे, उन्हें जलाया और तुरंत भाग गया। वो चीजें इतनी पावरफुल थीं कि सीधा गैस टैंक ही ब्लास्ट हो गया। बस एक जोर का धमाका सुना और रेंज रोवर के पिछले हिस्से से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले छोटी सी आग लगी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो भयानक आग बन गई। मेरे तो पसीने छूट गए और मैं नीचे भागकर आग बुझाने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ बिल्डिंग मैनेजमेंट एक्सटिंग्विशर लेकर आ गया और आग बुझा दी। आग तो बुझ गई थी, लेकिन $1 मिलियन रेंज रोवर पूरी तरह जलकर काली हो चुकी थी। शुक्र था किसी को चोट नहीं लगी और आसपास की कोई और कार डैमेज नहीं हुई। जैसे ही आग लगी, वो छोटा हरामी सीधा भागकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर को एविडेंस के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते और कार ओनर की इन्फॉर्मेशन चेक करते देखा। जो रेंज रोवर अब कबाड़ बन चुकी थी, वो मेरी पार्किंग स्पॉट में खड़ी थी। मुझे लगा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कभी भी मेरे घर आ सकती है। मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा। मेरे अंकल चेन जियान जुन फोन में घुसे शॉर्ट वीडियोस देखकर हंस रहे थे। मेरे डैड चेन जियांग हुआ और मम अभी भी किचन में बिजी थे। बाहर जो तबाही हुई थी उसकी किसी को खबर तक नहीं थी। छोटा ब्रैट हाव हाव चुपके से रूम में घुसा। उसकी घूमती हुई आंखें सबको ऑब्जर्व कर रही थी। शायद उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। बिना आवाज किए वो लिविंग रूम के कोने में गया और पॉकेट में बचे हुए पटाखे डस्टबिन में फेंक दिए। एविडेंस मिटा रहा था। हाँ, जैसे ही वो वहां से गया, मैंने जल्दी से एक इंसुलेटेड बैग निकाला और उन एक्सप्लोजिव्स को उसमें रैप कर दिया, जस्ट इन केस। उसे सोफा पर दुबका हुआ इतना बेचारा देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या गुस्सा करूं। नॉर्मली जब वो मेरी पुरानी बेकार कार पर पटाखे फेंकता था, मेरे आंट और अंकल एक शब्द तक नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार उसने रेंज रोवर उड़ा दी थी। डैमेज का खर्चा शायद उसके पेरेंट्स की लाइफ सेविंग्स खा जाएगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करते तो सोसाइटी एक न एक दिन उसे सबक सिखा ही देती है। न्यू ईयर से पहले मैंने एक यूज्ड टोयोटा खरीदी थी और मेरे डैड चेन जियांग हुआ इंसिस्ट कर रहे थे कि सेलिब्रेशन के लिए पटाखे जलाने चाहिए। मैंने तुरंत मना कर दिया। वो बोले, ये हमारे गांव की पुरानी ट्रेडिशन है। नई कार के अराउंड पटाखों का सर्कल जलाया जाता है। जितनी ज्यादा आवाज उतना ज्यादा बैड लक दूर और गुड फॉर्चून पास। ये स्टूपिड कस्टम बहुत डेंजरस है और आजकल कोई करता भी नहीं। ऊपर से हमारे पुराने कॉम्प्लेक्स में कितनी लग्जरी कार्स पार्क होती हैं। मेरी सस्ती यूज्ड कार के लिए इतना तमाशा करना कितना एम्बैरेसिंग लगता। लेकिन बैड लक देखो, मेरा ब्रैटी कजिन हाव हाव ये सब सुन गया और तब से वो रोज मेरी कार पर जलते हुए पटाखे फेंक रहा था। जब भी मैं उसे पकड़ता, वो चीकी सी स्माइल देकर बोलता कि वो अपने बड़े भाई की नई कार सेलिब्रेट कर रहा है। मेरे अंकल उसे रोकने के बजाय साइड में खड़े हंस रहे होते। हाव हाव कितना थॉटफुल है, देखो अपने कजिन की नई कार सेलिब्रेट कर रहा है, बिल्कुल अपने अंकल पर गया है, कितना स्मार्ट बच्चा है। वो क्लियरली ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे गलती मेरे डैड की हो क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन का जिक्र किया था। वो बोलते बच्चा तो बस अच्छा बनना चाह रहा है। ऐसे अनरीजनेबल रिलेटिव्स के सामने मुझे चुपचाप गुस्सा पी जाना पड़ता था। स्प्रिंग फेस्टिवल हॉलीडे के दौरान मुझे सिर्फ टायर्स पैच करवाने के लिए 4 बार जाना पड़ा था। कार का पेंट भी पूरी तरह खराब हो गया था एक्सप्लोजन्स की वजह से। आज फिर मेरे अंकल की फैमिली फ्री का खाना खाने आ गई। मैंने दूर से ही छोटे ब्रैट हाव हाव को देखा, हाथ में पटाखे पकड़े मुझे स्मग लुक दे रहा था। ग्रेट, ये छोटा मॉन्स्टर फिर कुछ करने वाला है। जैसे ही वो लोग ऊपर जा रहे थे, मैं तुरंत नीचे भागकर अपनी कार शिफ्ट करने गया। ये मेरी फैमिली की प्राइवेट पार्किंग स्पॉट थी, लेकिन उस ब्रैट से दोबारा कार तोड़वाने से अच्छा था मैं साइड वाले मॉल में पैसे देकर पार्क कर दूं। जैसे ही मैं कार स्टार्ट कर रहा था, एक बिल्कुल नई रेंज रोवर सामने से आई। वो ऑलरेडी दूसरी बार राउंड लगा रही थी, क्लियरली पार्किंग ढूंढ रही थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स के सारे ग्राउंड लेवल स्पॉट्स फुल थे। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मेरी टोयोटा और वो $1 मिलियन रेंज रोवर जमीन आसमान का डिफरेंस रखती थी, लेकिन दोनों काली और 4 व्हील्स वाली कार सी तो थी। उसे डिफरेंस समझ ही नहीं आ सकता था। उसे बस मेरी पार्किंग स्पॉट याद थी। मैं हमेशा उससे बच नहीं सकता था, तो सोचा इस बार बड़ा गेम खेलते हैं। मैंने विंडो नीचे की और रेंज रोवर ड्राइवर को वेव किया, हे बडी, मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम ये स्पॉट ले लो। रेंज रोवर ड्राइवर खुशी से मुस्कुरा दिया और स्मूथली रिवर्स करके स्पॉट में कार लगा दी। जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स गेट से बाहर निकला, मैं बस मन ही मन प्रे कर रहा था। मुझे लगा वो ब्रैट ज्यादा से ज्यादा टायर उड़ा देगा या पेंट स्क्रैच कर देगा। किसने सोचा था कि वो पूरी कार ही टोटल कर देगा। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। डिनर टेबल पर बैठकर मुझे समझ नहीं आ रहा था हाथ कहाँ रखूं, लेकिन फिर सोचा आग मैंने थोड़ी ना लगाई थी, इसका ब्लेम मुझ पर कैसे आ सकता था। तब जाकर मेरी तनी हुई नर्व्स थोड़ी रिलैक्स हुई। मेरे पेरेंट्स पूरी दोपहर किचन में लगे रहे थे और इतना बड़ा फीस्ट प्रिपेयर किया था। मेरी मॉम स्टीम्ड येलो क्रोकर लेकर आई और बोली डिनर रेडी है। वो फ्रूट्स काटने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरे अंकल चैन जैन जुन ने तुरंत फोन साइड में रख दिया। उसने चॉपस्टिक से मछली के पेट वाला सबसे फैटी पीस झट से उठा लिया और जोर जोर से चबाने लगा। मैं तुरंत इरिटेट हो गया। इस फैमिली को बाउंड्रीज नाम की चीज ही नहीं पता। खून के भाई भी रूल्स फॉलो करते हैं। मेरे डैड अभी टेबल पर
बैठे भी नहीं थे और छोटा भाई पहले ही खाना शुरू कर चुका था। मेरे अंकल को पुरानी ट्रेडिशंस अच्छी तरह पता थी, फिर भी वो बेशर्मी से पेट भर रहा था। जब तक मेरे पेरेंट्स एप्रन उतारकर टेबल पर बैठे, सारे टेस्टी डिशेस पहले ही बर्बाद हो चुके थे। इन दोनों को हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी। हाव हाव को श्रिम्प बहुत पसंद है, जल्दी और खा। मेरी आंट ने चॉपस्टिक से एक ही बार में प्लेट के सारे 12 बड़े श्रिम्प्स उस ब्रैड के बोल में डाल दिए। वो छोटा हरामी मुंह तेल से भरा हुआ चबा रहा था, जैसे उसने अभी अभी एक कार्ड डिस्ट्रॉय नहीं की हो। मुझे स्क्विड भी चाहिए, सब मेरा है। ये बोलते ही उसने पूरी स्टर फ्राइड स्क्विड की प्लेट उठाई और अपने बोल में उलट दी। मेरे डैड बस ड्राई लाफ कर सके। अरे इतने छोटे पेट में इतना सब कैसे आएगा, थोड़ा अपने कजिन के लिए भी छोड़ दो। ब्रैड ने ठंडी सी नाक से आवाज निकाली, अगर फिनिश नहीं हुआ तो फेंक दूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे पेरेंट्स के चेहरे तुरंत उतर गए। मेरे अंकल जल्दी से सिचुएशन संभालने लगे। अरे वो तो बस बच्चा है, उसे क्या समझ, बच्चे तो ऐसी ही बातें करते हैं। हमारा हाव हाव तो सबसे अच्छा और तमीज वाला बच्चा है, बस अपने कजिन को टीज कर रहा है ना हाव हाव? चलो जल्दी कजिन को स्माइल दो। उस ब्रैड ने आंखें खींचकर टंग बाहर निकाली और मेरी तरफ अजीब सा फेस बनाया। टेबल के नीचे मेरे फिस्ट्स इतने टाइट बन गए थे कि नकल्स सफेद हो रहे थे। मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखों से सिग्नल दिया कि कंट्रोल करो। मेरे आंट और अंकल को ये बच्चा बहुत लेट मिला था और उन्होंने इसे इतना स्पॉइल कर दिया था कि अब वो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। बचपन से ही अंदर तक खराब था। बिल्ली और कुत्ते तक उसके पास नहीं आते थे। जब वो टॉडलर था तब जहां भी ले जाओ जमीन पर लोट कर टैंट्रम करता था। जब तक उसकी बात ना मानी जाए चुप नहीं होता था। अगर कोई पासरबाय उसे घूर भी लेता, मेरी आंट तुरंत ड्रामा स्टार्ट कर देती। वो बस बच्चा है, उसे क्या पता। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और हम उनके घर गए तो वो स्टिक घुमाकर चिल्लाता, निकल जाओ तुम गरीबो, मेरा घर गंदा मत करो, निकल जाओ गरीबो। इतने छोटे ब्रैड को अमीर गरीब का क्या पता। कौन जाने मेरे अंकल हमारे बारे में पीछे क्या बकवास करता रहता है। जब भी मैं पूछने की कोशिश करता, मेरे डैड बस ठंडी सांस भर देते, क्योंकि हम कभी उनके घर नहीं जा सकते थे। उनकी फैमिली हर साल हमारे घर फ्री में खाने पीने आ जाती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा उनके वेलकम के लिए पूरा फीस लगाते और वो छोटा ब्रैड अपनी पसंद की सारी डिशेस अकेले ही खा जाता। उसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी किसी को खाना मिले या नहीं। इस साल तो वो और भी ज्यादा हद पार कर गया था। उसे मेरी कार पर पटाखे फेंकने का ऑब्सेशन हो गया था। मेरा पेशेंस अब टूटने वाला था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे लोग थे जो किसी को मना नहीं कर पाते। वो इंसिस्ट करते थे कि रिलेटिव्स के साथ हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए। एक कॉम्प्रोमाइज के बाद दूसरा कॉम्प्रोमाइज। मैंने लंबी सांस छोड़ी। मैं बस सब्जी लेने ही वाला था कि डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डोरबेल पागल की तरह बजने लगी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले रिकवरी एजेंट्स आखिर आ ही गए। मैं उठकर डोर खोलने गया। बाहर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के 3 लोग और 2 यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। 5 के 5 हमारा डोरवे ब्लॉक किए हुए थे। सबसे आगे ग्रीसी बालों और चिपचिपे चेहरे वाला मिडिल एज प्रॉपर्टी मैनेजर था। वो झुककर अंदर देखने लगा। नीचे यूनिट 1 के लेफ्ट साइड वाली तीसरी पार्किंग स्पॉट आपकी फैमिली की है। ये अपार्टमेंट 503 के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने सर हिलाकर कंफर्म कर दिया कि वो हमारी ही स्पॉट है। मेरे पेरेंट्स आवाज सुनकर जल्दी से आ गए, लेकिन मेरे अंकल ऐसे खा पी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, वो हमारी पार्किंग स्पॉट है। क्या हुआ? प्रॉपर्टी मैनेजर का एक्सप्रेशन सीरियस था। थोड़ी देर पहले एक कार में आग लग गई। आपकी पार्किंग स्पॉट में जो कार खड़ी थी उसका गैस टैंक एक्सप्लोड हो गया और कार जल उठी। आग अब कंट्रोल में है। कार ओनर को नीचे आकर डैमेज कंफर्म करना होगा। ये सुनते ही मेरे पेरेंट्स शॉक में जम गए। हमारी कार जल गई? आखिर हुआ क्या? हमारी कार तो बिल्कुल नहीं है। वो खुद से ब्लास्ट नहीं हो सकती। शायद किसी ने पटाखे जलाए थे। हमने फायर का वीडियो रिकॉर्ड किया है और अब सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहे हैं ताकि कल्प्रिट पकड़ा जा सके। जैसे ही उन्होंने बोला कि ये पटाखों की वजह से हुआ, मेरे पेरेंट्स की नजर सीधा छोटे ब्रैड हाव हाव पर टिक गई। अब मेरे अंकल भी चुप नहीं रह सके। उसने जोर से चॉपस्टिक्स टेबल पर पटक दी। मेरी मॉम संभालते हुए बोली, हाव हाव, तुमने अपने कजिन की पार्किंग स्पॉट के पास पटाखे तो नहीं जलाए? मेरी आंट ने तुरंत टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी जी झूठी बातें मत बनाइए। हमारा हाव हाव बहुत अच्छा बच्चा है। वो कभी इतनी बदमाशी नहीं करेगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मेरे बच्चे को ब्लेम क्यों कर रही हैं? अभी तुरंत हाव हाव से माफी मांगिए। जब वो ड्रामा कर रही थी, वो छोटा ब्रैड बस अपने पैरों की तरफ देख रहा था, एकदम चुप। मेरे अंकल जबरदस्ती की स्माइल लेकर आ गया है। भाई भाभी प्लीज शांत हो जाइए। उन्होंने कहा ना सिक्योरिटी फुटेज चेक हो रही है, चलिए पहले देख लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है हमारे हाव हाव ने कुछ नहीं किया। मैंने उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी। आज तो मैंने उसे पटाखे लाने भी नहीं दिए। देखिए खुद। मेरे अंकल ने एक्टिंग करते हुए उस ब्रैड की पॉकेट्स चेक की और ऑब्वियसली वो बिल्कुल खाली थी। मेरे डैड ने हार मानी हुई शक्ल के साथ अपना चेहरा पूछा, बिल्कुल सही, हमारा हाव हाव इतना अच्छा बच्चा है, वो इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है? मेरे अंकल जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोले, तुम्हारी भाभी का बस टेम्पर थोड़ा तेज है, बिना सोचे बोल दिया, दिल पे मत लेना। फिर मेरी मॉम की तरफ मुड़कर बोला, सुना तुमने, जल्दी से हमारे हाव हाव से माफी मांगो। मैंने बिना कुछ कहे सीधा मुड़कर ट्रैश बैग उठाया और उसमें से वो पटाखे निकाल लिए। मैंने जोर से उन्हें फ्लोर पर फेंक दिया। अपने बेटे की पॉकेट्स में पटाखे ढूंढ रहे थे, शायद आप इन्हें ढूंढ रहे हो। मैं ठंडी नजर से अंकल को देखते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से इसे पैनिक में यहाँ भागते देखा था और ये सारे सबूत डस्टबिन में छुपा रहा था। मेरे बोलते ही मेरे अंकल के चेहरे की फेक स्माइल तुरंत जम गई। मेरी आंट का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। छोटा ब्रैड अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने नहीं किया, वो मैं नहीं था, तुम गरीब लूजर्स। फिर वो पागल कुत्ते की तरह मुझ पर झपटा और मेरी थाई पर जोर जोर से लात मारने लगा। मुझे पिटते देख मेरी यूजुअली शांत मॉम तुरंत प्रोटेक्टिव मामा बेयर बन गई। उसने ब्रैड का हाथ पकड़ा और उसे आधा मीटर दूर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई
छोटा सा चिक हो। मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाकर दिखा। ब्रैड तुरंत जमीन पर लौट गया और सर फाड़ देने वाली आवाज में रोना शुरू कर दिया। मेरी आंट की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाव-हाव को हाथ लगाने की? बिलीव करो या नहीं, मैं तुम पर चाइल्ड अब्यूज का केस कर दूंगी। रूम का एटमॉस्फेयर इतना टेंस हो गया था कि लग रहा था अभी मारपीट शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी मैनेजर जल्दी से बीच में आ गया। बस सब लोग शांत हो जाइए, सिक्योरिटी फुटेज आ गई है। प्रॉपर्टी मैनेजर ने फोन निकाला और अभी डाउनलोड की हुई वीडियो प्ले कर दी। रूम में सब लोग तुरंत स्क्रीन के पास जमा हो गए। ये बिल्डिंग के लेफ्ट साइड वाले HD कैमरे की फुटेज थी। वीडियो में कार्स की एक लाइन खड़ी थी। रेंज रोवर साइड वाली कार की वजह से पूरी क्लियरली नहीं दिख रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि वो मेरी पार्किंग स्पॉट थी। फिर स्क्रीन पर एक फिगर क्लियरली नजर आया। सबने सांस रोक ली और चुपचाप उस ब्रैड को देखने लगे जो कार के पीछे छुपकर घूम रहा था। वो इधर उधर देखकर श्योर हुआ कि कोई नहीं है। फिर एक्सपर्ट की तरह कुछ बड़े पटाखे कार के नीचे घुसा दिए और झुककर उन्हें जला दिया। उसके बाद सीधा भाग गया। आगे का सीन बिल्कुल वही था जो मैंने बैल्कनी से देखा था। एक जोर का धमाका हुआ और कार के पिछले हिस्से से घना धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में पूरी कार भयानक आग में बदल गई। सिर्फ सुनकर मेरे पेरेंट्स को उतना फील नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी आंखों से वो तबाही देखी, मेरे डैड के पसीने छूट गए। मेरी मॉम ने हॉरर में अपना मुंह ढक लिया और मैं बस ये देखने का वेट कर रहा था कि इतने सॉलिड प्रूफ के बाद मेरा अंकल अब कैसे बचने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी आंट तो ऑलरेडी भीड़ से पीछे हट चुकी थी। वो सोफा पर ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रैड की पीठ थपथपा रही थी और प्यार से बोल रही थी, बस मेरा अच्छा बेटा मत रो, ये सब तुम्हें डरा रहे हैं। हमारा हाव-हाव तो पूरे टाइम मम्मी के साथ यही था, कहीं नहीं गया। अगर किसी ने तुम पर दोबारा इल्जाम लगाया ना तो मम्मी उनसे जान तक की लड़ाई करेगी। जैसे ही ब्रैड ने सुना कि उसकी बैकअप आ गई है, वो तुरंत चिल्लाया, इन गरीब लूजर्स को मार दो, मार दो। मेरे सामने जो सीन चल रहा था उसने मेरी पूरी वर्ल्ड व्यू ही हिला दी। कैमरा ने उसका फेस क्रिस्टल क्लियर कैप्चर किया था, फिर भी उसकी माँ वहीं खड़े होकर बेशर्मी से झूठ बोल रही थी। क्या वो सच में सोचती है कि टैंट्रम करके इस मॉन्स्टर को जिंदगी भर बचा लेगी? कुछ देर पहले कार ब्लास्ट होते देखकर मेरे पसीने छूट गए थे, लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब सा सीक्रेट सेटिस्फैक्शन था। आखिर जली हुई कार तो मेरी तो थी नहीं, मेरा एक बाल तक डैमेज नहीं हुआ था। मेरे अंकल घबराकर प्रॉपर्टी मैनेजर का हाथ पकड़ लिया। बाकी कार्स को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, आग और कार्स तक नहीं फैली, सिर्फ आपकी पार्किंग स्पॉट वाली कार बुरी तरह जल गई। ये सुनते ही मेरे अंकल ने ऐसी राहत की सांस ली जैसे कंधों से पहाड़ उतर गया हो। मेरे डैड टेंशन में पैर पटक रहे थे और भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़े। जल्दी हमें नीचे जाने दो, हमें कार देखनी है। मेरे अंकल ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया और तुरंत ब्लेम शिफ्ट करने लगा। बड़े भाई, सीधी बात करता हूँ, हाव-हाव ने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। वो बस एक बच्चा है, उसे क्या समझ। मेरे डैड की आंखें गुस्से से फटने वाली थी। कार का ढांचा तक जल गया और तुम अभी भी ब्लेम से बचने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, सब प्रोसीजर के हिसाब से होगा। मेरे डैड रिलेशन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए पूरी तरह रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं इस बुढ़े की बकवास बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाला था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने मैंने जानबूझकर जोर से बोला, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा बेटा रोज मेरी कार पर पटाखे फेंकता था। सिर्फ इस हॉलिडे में ही मुझे 4 बार टायर्स पैच करवाने पड़े। वो मेरी एक्सक्लूसिव पार्किंग स्पॉट पर ऑब्सेस था और पागल की तरह ब्लास्ट करता रहता था। और अब तुम बोल रहे हो ये प्री प्लान नहीं था? इस बार तुम लोग गलत इंसान से टकरा गए हो। देखता हूँ अब ये मेस कैसे क्लीन करते हो। मेरे अंकल का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया। बदतमीज लड़के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? भाई भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे बेटे की बिल्कुल अपब्रिंगिंग नहीं हुई है। इसे डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास व्हीकल डैमेज इंश्योरेंस है तो क्लेम फाइल कर लो, और अगर नहीं है तो समझो तुम्हारी फैमिली की किस्मत ही खराब थी। मेरे डैड मेरा शर्ट खींचकर मेरे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ही भाई का बेटा कार उड़ाकर भी इतनी बेशर्मी दिखा रहा है तो उनके यूजुअली सॉफ्ट पेरेंट्स भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके चेहरे तुरंत सख्त हो गए। प्रॉपर्टी मैनेजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स पहले बस प्रोसीजर फॉलो करने आए थे, लेकिन इतना जूसी रिच फैमिली ड्रामा देखकर उन्होंने भी जल्दी करना जरूरी नहीं समझा। सब के सब दरवाजे के पास जमा होकर मजे से तमाशा देख रहे थे। मेन रूम में सबको पैनिक होते देख रहा था, सिर्फ मैं ही बिल्कुल कूल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन देखी और जानबूझकर और नमक छिड़का। नहीं, मैं गलत नहीं देख रहा, लगभग 10 लाख का डैमेज है। मेरे अंकल इतने गुस्से में आ गए कि सीधा हंस पड़े। पागल होना अलग बात है, लेकिन गरीबी इंसान को सच में पागल बना देती है। जरा मुझे समझाओ तो सही, एक पुरानी सेकंड हैंड टोयोटा का डैमेज 10 लाख का कैसे हो सकता है? अब तक चुपचाप ड्रामा देख रहा प्रॉपर्टी मैनेजर अचानक सीरियस हो गया। टोयोटा? किसने बोला कि जली हुई कार टोयोटा थी? वो असली लैंड रोवर रेंज रोवर थी। ये वर्ड्स लिविंग रूम में बॉम्ब की तरह फट गए। मेरे अंकल वहीं जम गए, जैसे किसी ने बतख की गर्दन दबा दी हो। अब किसी को आर्ग्यू करने की परवाह नहीं थी। पूरा रूम पागल लोगों की तरह नीचे भागा। जैसे ही सब मेरी पार्किंग स्पॉट पर पहुंचे, उन्होंने एक बुरी तरह जल चुकी लैंड रोवर का कबाड़ देखा। जो अंकल कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रहे थे, अब उन्हें सच में समझ आ गया था कि रीढ़ की हड्डी तक ठंड पड़ना किसे कहते हैं। डर के मारे उनके पैर तक कांप रहे थे। वो हकलाते हुए मेरे डैड का हाथ पकड़कर बोले, बड़े भाई, ये तो आपकी फैमिली की पार्किंग स्पॉट है ना, तो यहाँ किसी और की लग्जरी कार क्यों खड़ी थी? मेरे डैड भी कंफ्यूज रह गए। मुझे क्या पता। फिर तुरंत मेरी तरफ मुड़कर बोले, बेटा तुम्हारी कार कहाँ है? मैंने बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर शोल्डर्स उचा दिए। मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैंने एक बार भी नहीं बोला कि उस स्पॉट में खड़ी कार मेरी थी। प्रॉपर्टी मैनेजर ने बस स्पॉट हमारे नाम पर देखी और अज्यूम कर लिया कि जली हुई कार मेरी है। इतने में रेंज रोवर का असली ओनर मिस्टर लू घबराया हुआ वहां पहुंच गया। अपनी नई खरीदी हुई प्यारी कार को स्क्रैप मेटल बना हुआ देखकर वो वहीं भट पड़ा। कौन सा हरामी था जिसने मेरी कार उड़ा
दी, मैं उसकी चमड़ी जिंदा निकाल दूंगा। फिर उसकी तेज नजर भीड़ में मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे पर सरप्राइज आ गया। अरे तुम वही यंग भाई हो ना जिसने अभी मुझे पार्किंग स्पॉट दी थी? तुम भी यहाँ हो? कहते हैं ना, एक ही फैमिली के लोग आखिर एक ही छत के नीचे मिल ही जाते हैं। मेरे अंकल के दिमाग में तुरंत सब कनेक्ट हो गया। उन्हें समझ आ गया कि मैंने ही उनके लिए ये ट्रैप बिछाया था। वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, आवाज इतनी कांप रही थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। तू अभिषेक अभी एक्सप्लेन कर, ये सब क्या चल रहा है? मैंने ओवर एक्टिंग करते हुए अपनी थाई पर हाथ मारा। अरे बाप रे, मैं तो सामने वाले मॉल में कुछ खरीदने गया था और अपनी कार वापस लाना ही भूल गया। मेरी आंटी को मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। शॉपिंग करने गए थे तो सामान कहाँ है, वो भी भूल आए क्या? हाँ, वो भी भूल गया। मैं बकवास पे बकवास कर रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर क्लियरली लिखा था, मैंने जानबूझकर किया है। अब मेरे पेरेंट्स को भी फाइनली सब समझ आ गया और उनका टेंशन भी उड़ गया। मेरी मॉम तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई और सीधा हंस पड़ी। रेंज रोवर ओनर ने सीरियस फेस के साथ पूरी सर्वेलेंस फुटेज देखी। अब केस बिल्कुल सॉलिड था। मेरे अंकल आंटी के पास 100 मूवी होते तो भी वो इसे झूठा प्रूव नहीं कर सकते थे। जो अंकल अभी कुछ देर पहले तक हम पर शेर बन रहे थे, विक्टिम के सामने तुरंत चमचा कुत्ता बन गए। बिग ब्रदर लू, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चा बहुत छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं। वो बस पटाखों से खेल रहा था और गलती से आपकी प्यारी कार तक पहुंच गया। क्या हम इंश्योरेंस से सेटल नहीं कर सकते? बिग ब्रदर लू ने घूमकर उस ब्रैट को देखा जो उनके पीछे चिपका हुआ था। क्या ये तुम्हारा पैदा किया हुआ शैतान है? कैसे माँ बाप हो तुम लोग? बच्चे को किसी की कार के नीचे एक्सप्लोजिव्स भरने देते हो। आज कार उड़ा रहा है, कल मर्डर और आर्सन भी करेगा। जिंदगी में पहली बार उस छोटे टेरर को किसी ने इतनी बुरी तरह डांटा था। वो वहीं जम गया और डर के मारे अपनी माँ की स्लीव पकड़ ली। मेरी आंटी का दिल उसके लिए पिघल गया। उसने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और धीरे से बोलती रही, अरे बस भी करो, इतने छोटे बच्चे को क्या समझ, उसने जानबूझकर थोड़ी किया। फिर मेरी मॉम की तरफ मुड़कर बोली, भाभी जी आप भी कुछ बोलो ना। अगर आप लोगों ने पार्किंग स्पॉट इतनी अच्छाई दिखाकर नहीं दी होती तो ये सब होता ही नहीं। पहले होता तो मेरे पेरेंट्स शांति बनाए रखने के लिए बात दबा देते, लेकिन आज की इंसिडेंट ने दोनों एहसान फरामोश लोगों का असली चेहरा दिखा दिया था। मेरे पेरेंट्स बस हाथ बांधकर ठंडी नजर से तमाशा देख रहे थे। मैं धीरे से आगे बढ़ा और तीखा वार किया, आंटी खाना जो मर्जी खाओ, लेकिन जो मर्जी बोलना बंद करो। मेरे पास किसी को नुकसान पहुंचाने की क्या वजह होगी? हाँ, ये छोटा ब्रैट न्यू ईयर से लेकर आज तक मेरी कार को 7-8 बार पटाखों से उड़ा चुका है, लेकिन अंकल ने पर्सनली प्रॉमिस किया था कि अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैंने तो बस ये सोचकर अच्छा काम किया कि अंकल एक रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट हेड हैं, तो उनकी बात पत्थर की लकीर होगी। मैं अभी अपनी मासूम और मैनिपुलेटिव एक्टिंग कंटिन्यू ही कर रहा था कि अंकल इतने घबरा गए जैसे मेरा मुंह हाथ से बंद कर देना चाहते हो। बकवास बंद कर। कौन 7-8 बार? ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार हुआ था। बिग ब्रदर लू, इस छोटे हरामी की बकवास मत सुनिए। हमारा हाव हाव तो बस अपने कजिन की पुरानी खतारा कार उड़ाना चाहता था। उसका आपकी लग्जरी कार उड़ाने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। बिग ब्रदर लू ये सुनकर ऐसे रह गया जैसे आंखें बाहर आ जाएंगी। वेल डैम, मतलब ये छोटा शैतान तो पहले से ही रिपीट ऑफेंडर है और काफी प्रैक्टिस भी कर चुका है। फिर उसका चेहरा ठंडा और डेंजरस हो गया। बकवास बंद करो, आज कोई बचने वाला नहीं है। ये छोटा ब्राइट जेल नहीं जाएगा, लेकिन तुम दोनों, इसके माँ बाप ने इसे एनकरेज किया है, तुम दोनों जेल जाओगे। मैं इंश्योर करूंगा कि वहीं सड़ते रहो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए। अंकल और आंटी के होश उड़ जाए। ब्रदर लू रहम कीजिए, पुलिस मत बुलाइए। घर जाते ही इसे लटका कर पिटाई करेंगे। फिर दोनों ने हाव हाव को खींचकर बुलाया, इधर आ, जल्दी आदमी के सामने कोटाव कर और माफी मांगो। दोनों के चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल थी जो रोती शक्ल से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था अभी घुटनों पर गिरकर इसे दादाजी बुलाने लगेंगे। आंटी डेस्परेटली ब्रैड का हाथ खींचकर उसे माफी मांगने पर मजबूर करने लगी, लेकिन ब्रैड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अचानक वो फट पड़ा और जोर से अपनी माँ का हाथ झटक दिया। फिर कंट्रोल से निकले कैनन बॉल की तरह सीधा ब्रदर लू की तरफ चार्ज कर गया। उसने जोर से अपना सर आदमी की साइड में दे मारा और धक्का देने लगा। इतने बड़े आदमी को लगभग गिरा ही दिया। मेरी झूठी कंप्लेन करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे मार डालूंगा। मेरी मम्मी ने सिखाया है, मैंने नहीं किया तो जो भी मुझे तंग करे उसकी पिटाई करो। वो बंदर की तरह चीखते हुए आदमी की शिन पर पूरी ताकत से लात मार रहा था। आंटी डर के मारे पागल हो गई। वो भाग कर आई और स्टिकिंग टाइम बॉम्ब को पकड़ लिया। ब्रदर लू का कूल बॉस वाला ऑरा पूरी तरह टूट चुका था। उसकी महंगी कस्टम मेड पैंट पर मिट्टी के फुटप्रिंट्स लगे थे, बाल बर्ड नेस्ट की तरह बिखर गए थे और शौक से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आदमी 3 कदम पीछे लड़खड़ाया और गुस्से से कांपते हाथों से फोन निकालकर बैकअप बुलाने लगा। अब क्लियरली सिचुएशन और भी बुरी हो चुकी थी। आंटी के होंठ कांप रहे थे जब उसने फाइनली प्रिटेंड करते हुए ब्रैट पर डांटा, तुम छोटे शैतान, किसने बोला लोगों को मारने के लिए? क्या मम्मी तुम्हें ये सब सिखाती है? ब्रैट ने गर्दन टेढ़ी करके जोर से जवाब दिया, झूठ बोल रही हो, तुमने ही तो बोला था कि अगर कोई मुझे फंसाए तो उसे पीट दो। ये बैड गाय है जो एक अच्छे इंसान को फ्रेम कर रहा है और आज मैं इसे मार डालूंगा। कहते हैं ना, बच्चे को ज्यादा छूट दो तो वो सर पर चढ़ जाता है। उनकी खराब पेरेंटिंग का रिजल्ट फाइनली उनके मुंह पर पड़ रहा था। मैं साइड में खड़ा इतना जोर से हंस रहा था कि नाक से आवाज निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। ये अल्टीमेट बूमरैंग था जो सीधा अपने पेरेंट्स को ही लग रहा था। सीन देखकर दिल को अलग ही सुकून मिल रहा था। और मेरे अंकल, जो हमेशा बड़ा सुपीरियर बनता था, उसका चेहरा उबले हुए सुअर के सर की तरह लाल हो गया था। आंटी भी अपनी बेचारी एक्टिंग छोड़ चुकी थी। वो ब्रैड को
कसकर पकड़े हुए बार बार सिग्नल दे रही थी, बिल्कुल किसी को मत मारो, जल्दी आदमी के सामने झुककर माफी मांगो, बोलो सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज सर बड़ा दिल दिखाइए और हमें छोड़ दीजिए। ब्रैड बस शौक में अपनी माँ को घूरता रहा। फिर अचानक उसने उसे धक्का दिया, झुका, अपना स्नीकर निकाला और पूरी ताकत से उसी जूती के सोल से अपनी माँ के मुंह पर दे मारा। तू भी मुझे फ्रेम कर रही है, तू भी बैड गाय है, आज तुझे मार डालूंगा। एक ही हिट में आंटी की आंखों के आगे तारे घूम गए, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो धड़ से घुटनों पर गिर पड़ी। पागल ब्रैड ने दूसरी जूती भी निकाल ली और अपनी माँ के बाल पकड़कर उसके टेम्पल पर लगातार मारते रहा। सीन तुरंत पूरी तरह केओस में बदल गया। कई लोग मिलकर मुश्किल से उस पागल कुत्ते को उसकी माँ से अलग कर पाए। जैसे ही जूती उससे छीनी गई, गुस्से में फटा हुआ अंकल चैन जियानजुन आगे बढ़ा और जोर का एक क्रिस्प थप्पड़ मारा। ब्रैड रैग डॉल की तरह उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को हाथ लगाने की? अंकल गुस्से से दहाड़ा। उसने अपनी वाइफ को पीछे धक्का दिया, बेटे के बाल पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फिर उसके बड़े हाथ लेफ्ट राइट चलते रहे और उस छोटे चेहरे पर बारिश की तरह थप्पड़ पड़ने लगे। इस बार वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा था। कुछ ही थप्पड़ों में ब्रैड का मुंह स्टीम्ड बन की तरह सूज गया। वो जोर जोर से चीख रहा था और तड़प रहा था, लेकिन अंकल ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वो बच नहीं पा रहा था। एक थप्पड़ सीधा उसके गम्स पर लगा और उसके मुंह से खून के साथ कुछ बेबी टीथ बाहर आ गए। मुंह खूनी झाग से भर गया। आंटी अपना बचता हुआ सर पकड़कर मुश्किल से खड़ी हुई। अपने बेटे को इतनी बुरी हालत में देखकर उसका दिल टूट रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी उसने जूती से क्या खाया था, तो उसने सीधा मुंह फेर लिया और प्रिटेंड करते हुए जैसे कुछ नहीं देखा हो। अंकल आज रात की सारी बेइज्जती का गुस्सा उस बच्चे पर निकाल रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाया, अब समझ में आएगा अपनी माँ को मारने का रिजल्ट, अब समझ में आएगा कार्स के साथ पंगा लेने का रिजल्ट। दूसरों की कार पर पटाखे जलाने की हिम्मत कैसे हुई? तेरे मुंह के दोनों होल सिर्फ सांस लेने के लिए हैं क्या? आज तुझे जान से मार डालूंगा। अंकल तब तक थप्पड़ मारते रहे जब तक उनकी रिस्ट दर्द नहीं करने लगी। फिर उन्होंने ब्रैड को कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। ब्रैड इतना रोया कि आवाज तक बैठ गई, लेकिन रूम में किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक भी इंसान उसे बचाने आगे नहीं आया। तब तक इंश्योरेंस एडजस्टर और पुलिस भी पहुंचने वाले थे और इसी के साथ इस फैमिली ड्रामा पर जबरदस्ती पॉज लग गया। आज मैं इस डैमेज असेसमेंट फॉर्म को बाज की तरह देखूंगा। देखते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है या मैन मेड डिजास्टर। जिसको पैसे देने हैं वो देगा और जिसको जेल जाना है सीधा जेल जाएगा। मेरी मॉम को नॉर्मली कार इंश्योरेंस की ज्यादा समझ नहीं थी। उन्होंने धीरे से मुझसे पूछा, एक्सीडेंट और मैन मेड डैमेज में कॉम्पेंसेशन का क्या डिफरेंस होता है? मैंने धीमी आवाज में समझाया, अगर इसे एक्सीडेंट क्लासिफाई किया गया तो इंश्योरेंस कंपनी सब पे करेगी, लेकिन अगर इसे मैन मेड डैमेज माना गया तो इंश्योरेंस बेसिकली कुछ कवर नहीं करेगी। कार ओनर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंसान से पैसे लेने पड़ेंगे। केस कोर्ट तक भी जा सकता है। मेरी मॉम ने सर हिलाकर सब समझ लिया। सिक्योरिटी कैमरा ने सब क्लियरली रिकॉर्ड किया है। तुम भी विटनेस हो कि वो हमेशा कार्स के साथ छेड़छाड़ करता है, तो ये इंटेंशनल ही माना जाएगा, राइट? मैं बस हाँ बोलने ही वाला था कि मैंने देखा अंकल का कान हिल गया और वो सीधा हमारी तरफ आ गया। उसने हमारे फैमिली को साइड में खींच लिया और फेक सा रिस्पेक्ट दिखाते हुए हाथ जोड़ दिए। रोती शक्ल से भी बुरी फोर्स्ड स्माइल बनाकर बोला, अरे हम सब एक ही फैमिली हैं, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? हमारी दोनों फैमिलीज तो एक खून की हैं। अब जब आउटसाइडर्स हमारे दरवाजे पर आ गए हैं तो हमें यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए। इस वक्त अंकल पूरी तरह हारा हुआ लग रहा था। उसके हाथ अभी भी अपने बेटे को पीटने के खून से लगे हुए थे। सच कहूं तो मुझे कब से इस बुढ़े को पीटने का मन था, लेकिन बात अब इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। आखिर मैंने ही जानबूझकर पार्किंग स्पॉट छोड़ी थी ताकि ये ट्रैप सेट हो सके। अगर मैंने इन दोनों पागल लोगों को ज्यादा कॉर्नर कर दिया और वो उल्टा मेरे पीछे पड़ गए तो मैं भी मुश्किल में फंस सकता था। इन दोनों की करंट पागल कुत्ते वाली मेंटालिटी देखकर लग रहा था कि अगर ज्यादा पुश किया गया तो कुछ भी घटिया कर सकते हैं। मैं दिमाग में जवाब सोच ही रहा था कि मेरे यूजुअली सीधे साधे डैड चेन जियांग हुआ सरप्राइजिंगली पहले बोल पड़े। उनकी आवाज में तीखा सार्केज्म था। किसकी फैमिली? तुम्हारी? हम जैसे गरीब भिखारियों के ज्यादा पास आओगे तो कहीं तुम्हारी लास्ट अंडरवेयर भी स्कैम ना हो जाए। अंकल का चेहरा पहले लाल हुआ फिर सफेद पड़ गया, लेकिन वो फिर भी स्माइल मेंटेन करने की कोशिश करता रहा। अरे वो सब मेरी बेवकूफ वाइफ की बकवास थी, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। इमरजेंसी सिचुएशन है भतीजे, प्लीज एक फेवर कर दो। बस इतना कह दो कि तुम्हारे छोटे भाई का हाथ खेलते वक्त फिसल गया था तो इंश्योरेंस सब कवर कर देगी, सब खुश रहेंगे। अगर हमें खुद पे करना पड़ा तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और एंड में हमें तुम लोगों से ही उधार लेना पड़ेगा। मेरी मॉम ने इतनी जोर से आई रोल की कि लग रहा था आंखें पीछे घुस जाएंगी। मुंह है ना तुम्हारे पास, जाकर मांग लो उधार, लेकिन हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। मेरे ओल्ड कपल पेरेंट्स की टीम वर्क इतनी परफेक्ट थी कि अंकल का दिमाग ही घूम गया। मैं साइड में खड़ा रिस्पेक्ट से भर गया। कहते हैं ना, कीड़ा भी एक दिन पलटकर काट लेता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पेरेंट्स की फाइटिंग पावर इतनी एक्सप्लोसिव होगी। अंकल लकड़ी के खंबे की तरह वहीं जम गया। ये देखकर आंटी भागती हुई आ गई। वो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा पैथेटिक लग रही थी। मेकअप पूरे फेस पर फैला हुआ था, बिल्कुल पेंटर पैलेट की तरह। बाल बर्ड नेस्ट बने कंधों पर लटक रहे थे। जो टैंट्रम वो थोड़ी देर पहले कर रही थी वो पूरा गायब था। अब वो अंकल पर ही चिल्लाने लगी, तुम कितने निकम्मे आदमी हो, फेवर मांग रहे हो और जरा सी सिंसियरिटी भी नहीं दिखा रहे, बस खड़े होकर फ्री में सब चाहते हो, कोई तुम्हारी हेल्प क्यों करे? ये बोलते ही उसने जल्दी
से फोन निकाला और मोबाइल बैंकिंग ऐप खोल दी। मैं मौका देखकर कॉर्नर में बैठे छोटे ब्रैट को देखने लगा। बेचारा छोटा शैतान इतना डर गया था कि उसका पेट ही खराब हो गया। वो जमीन पर उल्टियां कर रहा था। लंच में जो गौरमे खाना उसने पेट भरकर खाया था सब बाहर आ रहा था। पहले जब भी उसकी एक आंसू गिरती थी पूरा फैमिली उसे छोटे भगवान की तरह पैम्पर करता था। इसी वजह से उसे लगने लगा था कि टैंट्रम से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन इस बार पूरा फैमिली अपनी ही मेस क्लीन करने में लगा हुआ था और कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो बस शॉक में जम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। शायद उसके छोटे दिमाग को पहली बार समझ आ रहा था कि उसके पेरेंट्स की नजर में उसकी वैल्यू ठंडे हार्ड कैश से भी कम है। अपना बैंक बैलेंस स्क्रॉल करते हुए आंटी ने मुझे फोर्स्ड स्माइल दी। अरे भतीजे, मैं अभी बहुत ज्यादा आउट ऑफ लाइन चली गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने पूरे फैमिली से माफी मांगती हूँ। देखो मेरे सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मैं सब तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। तुम ये पैसे लेकर अपने लिए एक अच्छी नई कार ले लेना। बस जाकर अपने अंकल की तरफ से बात संभाल दो। इस बार हेल्प कर दो प्लीज। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। बिग ब्रदर लू को वो बिल्कुल नहीं मना पाई, इसलिए अब मुझे यूज करना चाहती थी। मैंने आंख के कोने से उसके फोन स्क्रीन पर नजर डाली और मेरी हंसी निकलते निकलते रह गई। आंटी, आपने मैथ्स कहाँ से सीखा? यहाँ क्लियरली 50,000 लिखा है। आप जिस खतारा कार को नीचा दिखा रही थी उसकी शोरूम प्राइस भी इससे ज्यादा थी। वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर तुरंत अपने हस्बैंड की तरफ घूमकर घूरने लगी। अंकल गिल्टी फेस के साथ पीछे हट गया और धीरे से बोला, मैं कल रात कुछ डायरेक्टर्स के साथ ड्रिंकिंग करने गया था और थोड़ा कार्ड से उड़ा दिया। ये वही औरत थी जो हमेशा मेरी फैमिली को गरीब कहना बंद नहीं करती थी और अब क्रिटिकल मोमेंट में 1 लाख कैश तक नहीं निकाल पा रही थी। आंटी की पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। वो डेस्परेट हो गई। अंकल का हाथ पकड़ा और उसकी फ्लैशी गोल्ड वॉच उतारने लगी जो वो हमेशा शो ऑफ के लिए पहनता था। अगर पैसे कम है तो वॉच दे देते हैं, इसकी वैल्यू अच्छी है, कैश जैसी ही है। अंकल में अपोज करने की हिम्मत तक नहीं बची थी। वो बस दुखी आवाज में बोला, इस स्टूपिड वॉच का लोन भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं देख रहा था कैसे वो जबरदस्ती ये जंग हमारे हाथ में थमाने की कोशिश कर रही थी। तब मेरे डैड ने सीरियस फेस के साथ उसका हाथ धक्का देकर हटा दिया। बस बहुत हो गया ये बकवास। आज तुम जो मर्जी बोल लो, कुछ बदलने वाला नहीं। सच तो सच ही रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो लीगल प्रोसेस होता है वही फॉलो होगा। मेरे डैड ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा। ये सुनते ही मेरे अंकल पूरी तरह टूट गए। वो बेचैनी में मेरे डैड की स्लीव पकड़कर खींचने लगे। उनके घुटने तक जवाब दे गए और वो ऑलमोस्ट जमीन पर गिरकर घुटनों पर बैठने वाले थे, लेकिन मेरे डैड ने तुरंत कॉलर पकड़कर उन्हें रोक लिया। अंकल की आवाज रो रो कर भर चुकी थी। भाई, तुम मेरे अपने खून हो, हम भाई हैं। दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ मांगा? बस इस बार रहम कर दो, मुझे बचा लो। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? याद करो जब तुम मुश्किल में थे और मेरे पास मदद मांगने आए थे, क्या मैंने एक बार भी हेजिटेट किया था? कभी नहीं। मेरे डैड ने गहरी सांस ली। वो अपने ही भाई को देख रहे थे। आंखों में दुख और घिन दोनों साफ नजर आ रहे थे। उस एहसान फरामोश ने पूरी तरह भूल गया था कि कितनी बार मेरे डैड ने उसकी गंदगी साफ की थी। परचेजिंग डायरेक्टर बनते ही उसने सालों तक जो जो कांड किए थे, एक हाथ से सप्लायर से ब्राइब लेना और दूसरे हाथ से फैक्ट्री वर्कर्स के खून पसीने की बोनस खा जाना। दूसरों के खून पसीने पर मोटा हुआ था वो। फैक्ट्री में उसके खिलाफ कंप्लेंट लेटर्स का पहाड़ लगा हुआ था। करंट एग्जीक्यूटिव्स भी मोस्टली दादाजी के पुराने कॉमरेड्स के बच्चे थे। दूसरी तरफ मेरे डैड हमेशा से टॉप स्टूडेंट रहे थे, बचपन से ही सेंसिबल। दादाजी उन्हें हर जगह प्राउडली इंट्रोड्यूस करते थे और उन्हीं कनेक्शंस की वजह से उन्होंने लोगों में काफी गुडविल बना ली थी। एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव ने चुपके से मेरे डैड को वार्निंग दी थी। मेरे डैड ने अपनी जान लगा दी, हर जगह झुककर लोगों को गिफ्ट्स दिए, फेवर मांगे, तब जाकर उन कंप्लेंट लेटर्स को दबा पाए जो अंकल का करियर खत्म कर सकते थे। उसी टाइम मेरे डैड की खुद की जॉब चली गई थी। हमारी फैमिली इतनी गरीब हो गई थी कि मुश्किल से रोटी मिलती थी। मेरे डैड ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पूरी जिंदगी संभाल कर रखी हुई प्रेशियस कैलीग्राफी और पेंटिंग्स तक बेच दी थी। वो लाइफ सेविंग पैसे उन्होंने लोगों की जेब गर्म करने में उड़ा दिए, सिर्फ उस बुढ़े हरामी की सिक्योर जॉब बचाने के लिए। इसी सब के चक्कर में मेरे पेरेंट्स घर पर इतना लड़ते थे कि कितने बोल्स टूट गए गिनते नहीं। मेरी मॉम हर बार रोते हुए मेरे डैड की पीठ पर उंगली से ठोककर पूछती, तुम्हारे दिल में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारा भाई या ये फैमिली? और मेरे डैड बस गिल्टी बच्चे की तरह सर झुकाकर वही एक लाइन रिपीट करते रहते, मैं क्या करूं, मैं उसका बड़ा भाई हूं, अगर मैं ही उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? इसीलिए मैं दिल से उस बुढ़े से नफरत करता हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकता वो इकलौता वक्त जब मेरे डैड ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट निगल कर उससे हेल्प मांगी थी और उसने मेरे डैड की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। उस साल मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की थी, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे डैड ने दांत भींचकर प्रीमियम सिगरेट्स का कार्टन खरीदा और उसके घर गए, ये उम्मीद लेकर कि बड़ा डायरेक्टर साहब फैक्ट्री में कोई छोटी मोटी जॉब लगवा देंगे। वो बुढ़ा अपनी बड़ी लेदर एग्जीक्यूटिव चेयर पर राजा की तरह बैठा था। भौएं इतनी सिकुड़ी हुई थी कि उसमें मक्खी मर जाए। फैक्ट्री हायरिंग तो कर रही है, लेकिन पोजीशंस बहुत वैल्यूएबल हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता भाई, लेकिन ऑनेस्टली तुम्हारे बेटे का रिज्यूमे बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है। किसी सेकंड रेट यूनिवर्सिटी की बेकार मास्टर्स डिग्री, ये हमारी फैक्ट्री के स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं आती। मेरे डैड ने दबा हुआ गुस्सा लेकर कहा, जब तुम्हारे पास यूजलेस वोकेशनल स्कूल डिप्लोमा था तब क्या मैंने अपनी जान रिस्क में डालकर तुम्हें अंदर नहीं घुसवाया था? अंकल ने ठंडी हंसी हंसी, अरे वो पुरानी बात ही,
अब वक्त बदल गया है। सीधी बात करता हूँ, आजकल ग्रेजुएट्स तो गली गली मिल रहे हैं। हमारी फैक्ट्री छोटी दिखती होगी, लेकिन यहाँ PhD वाले तक घुसने के लिए लड़ रहे हैं। ना इसने अब्रॉड स्टडी की है, ना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। मैं किसी टॉप कैंडिडेट को छोड़कर इसे क्यों लूं? मेरे डैड फाइनली समझ गए कि वो असल में क्या चाहता है। उन्होंने दांत पीस कर बोला, सीधा बोलो, कितने पैसे चाहिए? बुढ़ा जोर से हंस पड़ा। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम अभी भी सिस्टम नहीं समझे। सुना है तुम और भाभी ने रिसेंटली सिटी में नया अपार्टमेंट खरीदा है। उस एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यू तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है ना? कभी अपने छोटे भाई को भी दिखाओ ना। मेरे डैड शौक से जम गए। वो अपार्टमेंट मेरी फैमिली की आधी जिंदगी के खून पसीने से बना था। मेरी वेडिंग के लिए मुश्किल से डाउन पेमेंट जोड़ी गई थी। घर लौटने के बाद मेरे डैड आधा दिन बिना आवाज किए रूम में बंद बैठे रहे, फिर दांत भींचकर महंगी शराब खरीदने निकलने लगे ताकि फिर से उस बुढ़े की चमचागिरी कर सके। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उन्हें रोककर चिल्लाया, मेरे पास अपने 2 हाथ हैं, मैं भूखा नहीं मरूंगा। हमें उस जानवर के सामने भीख क्यों मांगनी चाहिए? मेरे डैड की आंखें लाल थीं, लेकिन वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल बस जुबान के तीखे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। वो सच में अपने भतीजे का अपार्टमेंट थोड़ी छीनेंगे। मैं और थोड़ा हम्बल हो जाऊंगा, पक्का तुम्हें स्टेबल जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन मैं वो बेइज्जती निगल नहीं सका। मैं पूरी रात जागकर रेज्यूमे भेजता रहा, हर जगह इंटरव्यूज के लिए भागता रहा। आखिर दूसरे शहर में, जो घर से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, मैंने अपने लिए खुद रास्ता बनाया। मैंने पैसे जोड़कर वो पुरानी टोयोटा खरीदी थी, सिर्फ इसलिए ताकि अगर मेरे पेरेंट्स कभी फोन करें तो मैं बिना सोचे एक्सेलरेटर दबाकर सीधा घर लौट सकूं। हमारी फैमिली 100 बार झुकी, लाख चीजें सही। अगर उस बुढ़े में जरा सी भी इंसानियत होती तो आज इतनी अकड़ में बकवास नहीं कर रहा होता। मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया चमका। तुरंत मुझे एक परफेक्ट चेकमेट मूव समझ आ गया। मैंने वो टैकी गोल्ड वॉच उसके हाथ से हटा दी जो वो जबरदस्ती मुझे देने की कोशिश कर रहा था, और एक फेक चीयरफुल स्माइल लगाकर बोला, अरे अंकल, हम फैमिली हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है। जब अपना ही इंसान इतनी बड़ी मुश्किल में हो तो अजनबी की तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं? अगर हम बस खड़े देखते रहें और कुछ न करें तो क्या हम इंसान कहलाएंगे? मैं जाकर उस आदमी से बात करता हूँ, वॉच आप अपने पास रखो, मैं सिर्फ पैसे ले लूंगा। समझ लो ये मेरी कार के रिपेयर का कॉम्पेंसेशन है जो छोटे कजन ने पिछले कुछ दिनों में उड़ा दी थी। आंटी की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई। वो मेरे हाथ पकड़कर बार बार थैंक यू बोलने लगी। मेरी मॉम टेंशन में पैर पटकने लगी और मुझे रोकने वाली थी, लेकिन मेरे डैड ने सीरियस फेस के साथ मेरे शोल्डर पर जोर से हाथ रखा। उसे जाने दो, मुझे अपने बेटे की अकल पर भरोसा है। जो करना चाहता है करने दो, पूरी ताकत लगा दो। अगर आसमान गिरा तो तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, संभाल लेगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गुस्से से उबल रहे मिस्टर लियू की तरफ चला और प्रोफेशनल स्माइल दी। सर, आपका ऑनरेबल सरनेम? मेरा सरनेम लियू है। सबसे पहले मैंने उनकी प्यारी कार के लॉस के लिए अपनी डीपेस्ट कंडोलेंसेस दी। फिर मैंने उस अजीब फैमिली ऑफ 3 की इतनी बुराई की कि आदमी का गुस्सा और भड़क गया। इमोशनल स्टेज सेट करने के बाद मैं सीधा असली मुद्दे पर आया। मिस्टर लियू, आपके कार डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सप्लोजन क्लॉज कैसे लिखा हुआ है? मैंने लॉ चेक किया है। ऐसे केस में जहां पटाखों की वजह से चेन रिएक्शन फायर हुई हो, आप इंश्योरेंस कंपनी से हाईएस्ट लेवल का फुल पे आउट डिमांड कर सकते हैं। बस 3 चीजें पक्की होनी चाहिए। पहली, फायर स्टार्ट होने का वीडियो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की HD अनसेंसर्ड फुटेज काफी है। दूसरी, फायर इंसिडेंट की ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, कम्युनिटी सिक्योरिटी कैमराज ने सब क्रिस्टल क्लियर कैप्चर किया है। उस बच्चे का फ्यूज जलाना तक क्लियरली दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट। आपने अभी पुलिस बुलाई है ना, बस कॉप्स रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दें कि ये इंटेंशनल एक्सप्लोसिव वैंडलिज्म था। फिर आप इस सॉलिड एविडेंस के साथ इमीडिएट पे आउट डिमांड कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की लीगल ड्रीम टीम सब्रोगेशन हैंडल करेगी। उनके प्रोफेशनल लॉयर्स डायरेक्टली कल्प्रिट्स पर केस ठोकेंगे और पैसे वसूल करेंगे। आपको एक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू ईयर आने वाला है, कौन रोज कोर्ट के चक्कर लगाना चाहता है? और अगर एडजस्टर ज्यादा होशियारी दिखाए तो उसके मुंह पर ही बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन की कंप्लेंट हॉटलाइन डायल कर देना। फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा पंगे लेने की। मिस्टर लियू मेरी बात सुनकर लिटरली चमक उठा। उसने तुरंत फोन निकाला और हम दोनों ने पॉलिसी क्लॉजेस एक एक करके चेक किए। अच्छी बात ये थी कि आदमी पैसे वाला था और उसने टॉप टियर ऑल इंक्लूसिव इंश्योरेंस ले रखी थी। बिल्कुल मेरे कॉम्बो मूव के लिए परफेक्ट सेटअप। सच कहूं तो मैंने पहले से ही ये सब कैलकुलेट कर रखा था। आखिर वो ब्रैट रोज मेरी कार पर एक्सप्लोसिव्स यूज कर रहा था। मैं ऑलरेडी 800 बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर चुका था। मिस्टर लियू को सब परफेक्टली समझ आ गया। मेरे लिए उसका एटीट्यूड पूरी तरह 180 डिग्री टर्न हो गया। यंग मैन, तुम सच में सीधे और समझदार लगते हो। ऐसे अजीब रिलेटिव्स के साथ रहना मुश्किल होता होगा। इंश्योरेंस कंपनी पक्का पे आउट से बचने की कोशिश करेगी। नॉर्मली मैं इतनी छोटी अमाउंट के लिए बॉदर भी नहीं करता, लेकिन वो ब्रैट तो पिटाई मांग रहा है। आज मैं उन्हें महंगा सबक सिखा कर रहूंगा। जब एडजस्टर आए मेरी साइड लेना। बिल्कुल मिस्टर लियू, मुझ पर छोड़ दीजिए। डैमेज असिस्टेंट के टाइम हमें इंसिस्ट करना है कि हर चीज ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर पार्ट से रिप्लेस हो। एक एक पैसा निकलवाएंगे। कुछ ही देर में पुलिस कार सायरन बजाती हुई आ गई। पूरा मैटर समझने के बाद उन्होंने तुरंत ऑफिशियल लायबिलिटी रिपोर्ट इशू कर दी। तब जाकर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम्स एडजस्टर आराम से वहां आया। शुरू में वो हरामी ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी और मिस्टर लियू की कंबाइंड वर्बल फायरिंग ने उसकी बोलती बंद कर दी। मजबूरन उसे मानना पड़ा। जैसे ही कंपनसेशन अमाउंट सेटल हुई, मिस्टर लियू पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर स्टाइल
स्टाइल में टैक्सी पकड़कर चला गया। अंकल अभी भी वही बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था फाइनली ये सब खत्म हो गया। किसको पता था कि ये तो उनकी फैमिली की बैड लक जर्नी का बस बिगिनिंग था। इंश्योरेंस कंपनी की लीगल टीम ने तुरंत उल्टा उनके खिलाफ कोर्ट केस ठोक दिया और स्काई हाई डैमेजेस रीपे करने को मजबूर कर दिया। इस बार तो खुद भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते थे। पीछे मुड़कर देखो तो उन दोनों वियर्डोज के पास इस डिजास्टर से बचने के काउंटलेस चांसेस थे, लेकिन हर सही ऑप्शन को परफेक्टली डॉज करके सीधा आग के गड्ढे में कूद गए। और इस पूरे कांड में असली एमवीपी तो वो ब्रैट निकला। सिंगल हैंडेडली उसने अपने ही पेरेंट्स को वेल्दी से डेड बीट बना दिया। जब मुझे लगा कि हमारी दोनों फैमिलीज का ग्रजेस फाइनली खत्म हो जाएगा, तभी मेरे अंकल चैन जयान जून कोर्ट का कलेक्शन नोटिस लेकर हमारे घर आ टपके। चैन जयान हुआ, तुम्हारे उस महान बेटे ने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम यहाँ ईमानदार आदमी बनने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हारी पूरी फैमिली हार्टलेस और एहसान फरामोश है। उस वक्त मैं रूम में बंद टीम बैटल खेल रहा था। मेरी मॉम काउच पर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही हमने बाहर शोर सुना, हम तुरंत एंट्रेंस की तरफ भागे। वहाँ मेरे डैड पिंक एप्रन पहने स्पैचुला पकड़े खड़े थे। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब वो डोरवे ब्लॉक करके खड़े रहे। तो गुस्से में पागल अंकल ने कलेक्शन नोटिस सीधा मेरे डैड के मुंह पर पटक दिया। तू हरामी, मुझे ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? याद है तेरा बेटा हमारे साथ क्या खेल खेल गया? जैसे ही हमने पीठ घुमाई, उसने आउटसाइडर्स के साथ मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। सुन ले, तुझे 5 लाख का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे बेटे के वर्क प्लेस जाकर बैनर्स लगाऊंगा और उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दूंगा। फिर देखते हैं कौन उसे जॉब देता है। मेरी मॉम इतनी डर गई थी कि सर से पैर तक कांप रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उनकी पाम बर्फ की तरह ठंडी थी। ये बुढ़ा लोमड़ी की तरह चालाक था, हमेशा सबसे वीक जगह पर वार करता था। उसे पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हूँ। मेरे डैड जो पूरी जिंदगी सीधे साधे और दबकर रहे थे, अचानक पहाड़ की तरह सीधे खड़े हो गए। 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्पैचुला साइड में फेंका और इतनी ठंडी आवाज में बोले कि रूम का टेम्परेचर ही गिर गया। यही रोक, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने अंकल को साइड में धक्का दिया और नीचे चले गए। कुछ ही देर में वो वापस आए, हाथ में धूल से भरी पुरानी शराब की बोतल कस के पकड़ी हुई थी। डैड उस बोतल को सीधा देख रहे थे और उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये बोतल डैड ने मुझे अपनी डेथ से पहले दी थी। उनकी सबसे बड़ी विश थी कि हम दोनों भाई शादी करें, बच्चे हों और हमारी फैमिलीज एक साथ रहें। मरने से पहले उन्होंने ये बोतल छोड़ी और बोला था कि जिस दिन दोनों की फैमिलीज कंप्लीट हो जाएं, उस दिन सब मिलकर ये शराब पिएंगे। तुम्हारा हाव हाव देर से पैदा हुआ था। उसके 1 मंथ सेलिब्रेशन के टाइम मैंने पूरा घर छान मारा था, लेकिन ये बोतल नहीं मिली। अभी बेसमेंट गया तो सबसे पहले यही दिखी। शायद डैड की रूह को भी लगता है कि अब सब खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते ही मेरे डैड ने बोतल को पूरी ताकत से उठाकर सबके सामने फ्लोर पर दे मारा। बोतल तुरंत लाखों टुकड़ों में टूट गई। शराब की तेज स्मेल हवा में फैल गई और उनके कपड़ों पर छिड़क गई। हमारे भाइयों का रिश्ता भी इस टूटी बोतल की तरह है। आज के बाद सब खत्म, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। चैन जे अंजुन, जहां मर्जी जाकर तमाशा कर, आज के बाद हम अजनबी हैं। मैं तेरे जैसे जानवर को और टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरे अंकल इस सीन को देखकर पूरी तरह शॉक में जम गए। पहली बार उनकी आंखों में सच्चा पैनिक दिखा, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर अपने असली बेशरम रूप में आ गए। तो समझता क्या है खुद को? मैं जिंदगी भर तुझे नफरत करता रहा हूँ। संत बनने का नाटक बंद कर जो मुझे नीचा दिखाता रहता है। जो भी अच्छी चीजें थी वो पहले से मेरी होनी चाहिए थी और अब तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। एक दिन आएगा जब तू घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगेगा। गुस्से में अंकल की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। वो सीधा सीढ़ियां उतरकर निकल गया। सच तो ये था कि उसके तमाशा करने आने से पहले ही मेरे डैड कई दिन से रूम में बंद चुप बैठे थे। आज का ये एक्सप्लोजन उनकी सारी ताकत निकाल कर ले गया था। डैड कुर्सी पर गिर पड़े और जोर जोर से सांस लेने लगे। तब मुझे समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से वो मॉम का वही सवाल बार बार सोच रहे थे, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारा भाई या तुम्हारी वाइफ और बेटा? और इस बार फाइनली उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन ले लिया था। लेकिन ये चॉइस जैसे अपने ही जिस्म का एक टुकड़ा फाड़ कर अलग करना हो, मेरे सोचने से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। आज जाकर मुझे समझ आया कि मेरे डैड ने पूरी जिंदगी इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों किया। वो वीक बिल्कुल नहीं थे। वो बस खून के रिश्ते नाम की उन अजीब और इनविजिबल जंजीरों में पूरी तरह बंधे हुए थे। मैं एक ओनली चाइल्ड होने के नाते कभी उस अनहेल्दी बॉन्ड को समझ ही नहीं सकता था। वो बुढ़ा बड़ा बड़ा बोलता था, लेकिन एंड में मेरी वर्क प्लेस पर तमाशा करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद ही इतनी बुरी तरह मुश्किल में फंस चुका था कि बस डूबने से बच रहा था। कंप्लेंट लेटर्स का एवलांच उस पर टूट पड़ा। फैक्ट्री में वो सबके लिए नफरत का सिंबल बन गया और उसे उसी दिन निकाल दिया गया। फैमिली की पूरी इनकम सोर्स खत्म हो गई। इंश्योरेंस कंपनी का मैसिव रीपेमेंट भरने के लिए उसने लग्जरी कार बेच दी और स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला घर भी सस्ते में निकाल दिया। छोटा ब्रैट हाउ हाउ अभी एलिमेंट्री स्कूल शुरू करने वाला था, लेकिन गुड स्कूल डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी एडमिशन चला गया था, इसलिए किसी अच्छे स्कूल में घुस भी नहीं पाया। एंड में उन्हें बहुत पैसे बर्बाद करके उसे घटिया रेपुटेशन वाले प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि केमिकल प्लांट का सीईओ खुद हमारे घर आया। वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया था और मेरे डैड को रिटायरमेंट से वापस बुलाकर परचेजिंग डिपार्टमेंट संभालने को कह रहा था। आखिर मेरे डैड का बैकग्राउंड स्ट्रांग था और काम में वो लाजवाब थे। प्लांट में उनकी ऑनेस्टी उनका गोल्डन ट्रेडमार्क थी। जैसे ही उन्होंने पोजीशन संभाली, अंकल के छोड़े हुए सारे अनफेयर पॉलिसीज खत्म कर दिए और नई एनर्जी के साथ बोले, 55 साल की एज में भी मैं दुनिया जीत सकता हूँ। और मेरे अंकल की फैमिली, वो तो कब का दुम दबाकर गांव के पुराने टूटते बंगलों में भाग चुकी थी। उसके बाद हॉलीडेज पर वो कभी हमारे घर इस बारे में बात करने नहीं आए। बाद में एक बार मुझे वो ब्रैट रोड पर मिला था। बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था, झुका हुआ, आंखें इधर उधर भागती हुई, किसी की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं
नहीं थी। गांव वालों से सुना कि बाद में उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज डायग्नोस हुए। रेगुलर हाई स्कूल तक में एडमिशन नहीं मिला तो बस किसी घटिया वोकेशनल स्कूल में घुसकर जिंदगी घसीट रहा था। जब मेरे डैड करियर के पीक पर वापस आए, उन्होंने मुझे प्लांट में कंफर्टेबल जॉब दिलाने की ऑफर दी, लेकिन मैंने सीधा मना कर दिया। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि बड़े शहर में अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा। आखिर मैंने बचपन से अपने डैड की जनरेशन को सोशल पॉलिटिक्स नाम की दुनिया में पिसते और तड़पते देखा था, जहां आखिर में सिस्टम उनकी चमड़ी तक निकाल लेता है। ऐसे घुटन भरे छोटे शहर किसी का बैकअप प्लान नहीं होते। ये बस एक डेड एंड गली होती है जो इंसान को धीरे धीरे पागल बना देती है। जिंदगी की इस टूटी हुई सड़क पर इंसान को बस अपने दांत भींचकर खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। किसी और पर भरोसा करना बेकार है। वक्त एक बड़े इरेजर की तरह होता है। उसने मेरे होम टाउन की सारी घटिया और बेकार यादों को धीरे धीरे मिटा दिया। उस लैंड रोवर एक्सप्लोजन को अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। आज मेरा नाम चैनकाई है। मैं इस रैपिडली राइजिंग टॉप टियर इंटरनेट कंपनी का यंगेस्ट बिजनेस डायरेक्टर बन चुका हूँ। मेरे डैड चैन जियांग हुआ भी पुराने प्लांट में जबरदस्त तरक्की कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ परचेसिंग डिपार्टमेंट को ही लाइन पर नहीं लगाया, बल्कि सीईओ ने उन्हें कोर मैनेजमेंट टीम में भी प्रमोट कर दिया। और मेरे अंकल चैन जियान जुन की फैमिली, उस दिन जब मेरे डैड ने वो पुरानी शराब की बोतल तोड़ दी थी, उसके बाद वो हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गए। बाद में चैन जियान जुन को कंस्ट्रक्शन साइट पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली, लेकिन चोरी करते पकड़ा गया और निकाल दिया गया। और हाव हाव, जो बचपन से ही स्पॉइल्ड और कंट्रोल से बाहर था, उसने वोकेशनल स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया और बीच में ही ड्रॉप आउट हो गया। पूरा बर्बाद हो चुका था। मुझे लगा था कि हमारी दोनों फैमिली जिंदगी भर दोबारा कभी नहीं टकराएंगी, लेकिन फिर एक अजीब वेंसडे आफ्टरनून सब कुछ बदल गया। विंडो के बाहर से एक ग्लूमी फीलिंग अंदर घुस रही थी। ठंडी नेचुरल लाइट मेरे डेस्क पर पड़ रही थी जब रिसेप्शनिस्ट ली का इंटरनल लाइन रिंग करने लगा। डायरेक्टर चैन, फर्स्ट फ्लोर लॉबी में 2 लोग हंगामा कर रहे हैं। सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकालने वाली थी, लेकिन जो बूढ़ा है वो इंसिस्ट कर रहा है कि वो आपका अंकल है, और उसने ये भी बोला है कि अगर आप मिलने से मना करोगे तो वो यही लॉबी में फांसी लगा लेगा। कीबोर्ड पर मेरी उंगलियों की टैपिंग तुरंत रुक गई। ये पैरासाइट्स फाइनली खून की स्मेल लेकर मेरे पास आ ही गए। मैंने ठंडी आवाज में बोला, सिक्योरिटी को बोलो उन पर नजर रखें, कोई फिजिकल फाइट नहीं होनी चाहिए, मैं अभी नीचे आता हूँ। मैंने अपनी टाई ठीक की और एलिवेटर की तरफ चल दिया। फर्स्ट फ्लोर लॉबी के बीच में 2 लोग खड़े थे जो उस जगह से पूरी तरह मिसमैच लग रहे थे। चैन जियान जुन अब 5 साल पहले से 10 साल ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। बाल सफेद हो रहे थे और कपड़े पुराने और घिसे हुए थे। वो हाथ कमर पर रखकर सिक्योरिटी गार्ड पर गालियां चिल्ला रहा था। उसके पीछे हाव हाव खड़ा था, ब्लीच किए ब्लॉन्ड बालों के साथ। उसकी गंदी सी आंखें हर चीज को लालच और जलन के साथ देख रही थी। मैं एलिवेटर से बाहर निकला और ठंडी आवाज में उसका पूरा नाम पुकारा, चैन जियान जुन। मेरी आवाज सुनते ही वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। आंखों में हल्का सा डर चमका, लेकिन तुरंत लालच ने उसे रिप्लेस कर दिया। वो फेक स्माइल लगाकर बोला, अरे कीकी, मेरे प्यारे भतीजे, तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हें ढूंढने में तुम्हारे अंकल की जान निकल गई। साइड में हाव हाव ने हल्की सी बसल मारी, ब्रो जगह तो मस्त है, नीचे रिसेप्शन वाली लड़की भी बड़ी हॉट थी, मेरे लिए भी कोई जॉब सेट करा देना, वाइस प्रेसिडेंट या कुछ। मैंने हाव हाव को पूरी तरह इग्नोर किया और चैन जियान जुन को कचरे की तरह देखा। मेरे डैड ने उस दिन बहुत क्लियरली बोला था, जिंदगी हो या मौत, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो तुम दोनों का यहाँ आना क्या मतलब रखता है? क्या उस वक्त का कॉम्पेंसेशन काफी नहीं था, या मेरी एक और कार उड़ाने आए हो? चैन जियान जुन तुरंत चिल्लाया, चैन काई, ये कोई तरीका है अपने अंकल से बात करने का? तुम लग्जरी कार चला रहे हो, मैंशन में रह रहे हो और अपने अंकल और कजन को भूखा मरते देख रहे हो। क्या तुम इंसान हो भी? मैंने साइड में खड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की तरफ देखा। डायरेक्टर ली, जो लोग बिना परमिशन घुसकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? डायरेक्टर ली तुरंत समझ गया। सीईओ चैन, बिल्डिंग सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें रिमूव कर सकते हैं, अगर रेजिस्ट करें तो सीधा 110 डायल कर देते हैं। मैंने सीधा अंकल की आंखों में देखा, सुना तुमने? मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, खुद से निकल जाओ वरना पुलिस तुम्हें बाहर ले जाएगी। हाव हाव तुरंत आगे बढ़कर बोला, चैन काई डरो मत, एक डेस्परेट आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता। अगर तू और मेरे बाप को सेटल नहीं करेगा तो मैं रोज यहाँ आकर हंगामा करूंगा, तेरी मेन एंट्रेंस पर लाल पेंट फेंकूंगा। मैंने सीधा जवाब दिया, ठीक है मैं वेट करूंगा। अगले ही सेकंड सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़े और बाप बेटे को जबरदस्ती बाहर धकेल दिया। लेकिन अगले 2 हफ्तों तक वो दोनों मेरे गले का फंदा बने रहे। जब भी मैं ऑफिस से निकलकर कार लेने जाता, हाव हाव अचानक सामने आकर मेरी कार की विंडो पर थूक देता और की से स्क्रैच करने की कोशिश करता। चैन जियान जुन अलग अलग इंटरनेट नंबर से लगातार कॉल्स करता रहता। मैंने एक भी नंबर ब्लॉक नहीं किया, बस चुपचाप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो लोग मेरी फियांसे लिनशिया तक पहुंच जाएंगे। एक दोपहर लिनशिया का फोन आया। उसकी आवाज पैनिक से भरी हुई थी, कीकी मैं ऑफिस के नीचे कॉफी शॉप में हूँ। 2 आदमी जो खुद को तुम्हारे अंकल और कजन बोल रहे हैं मुझे जाने नहीं दे रहे। छोटा वाला मुझे घटिया बातें बोल रहा है। मैं तुरंत कार लेकर कॉफी शॉप पहुंचा और लिनशिया को अपने पीछे खींच लिया। चैन जियान जुन, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, मेरे फैमिली से दूर रहो। लेकिन वो और ज्यादा स्मग हो गया। हाव हाव साइड से विसल बजाते हुए बोला, वाह भाभी जी, आप तो बहुत सुंदर हैं। ब्रो तू इतना रिच है तो अपने छोटे भाई के लिए एक अपार्टमेंट ही ले दे, वरना क्या पता कभी रोड पर भाभी से अकेला सामना हो जाए। मैंने गुस्से में फिस्ट उठाई लेकिन बीच में ही रोक दिया। कॉर्नर में कुछ कस्टमर्स सीक्रेटली फोन से वीडियो बना रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, आंखों का गुस्सा दबाया, एक चेयर खींचकर बैठ गया। टेबल के नीचे मैंने फोन रिकॉर्डिंग स्टॉप करके क्लाउड में सिंक कर दी। फिर सीधा पूछा, तुम दोनों को एक्चुअली चाहिए क्या है? चैन जियांजुन में 5 उंगलियां खड़ी कर दी। 5 लाख और इस शहर में हाव हाव के लिए एक जॉब भी अरेंज करो। महीने का सैलरी 10,000 से ऊपर होना चाहिए, रूम और खाना इंक्लूडेड। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और जॉब मिल जाएगी, हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और अगर नहीं दिया ना तो हम तुम्हारी बीवी की कंपनी और उसके पेरेंट्स के घर जाकर हंगामा करेंगे। चैन जियांजुन का चेहरा पूरी तरह धमकी से भरा हुआ था। साइड में हाव हाव ने जहरीली आवाज में ऐड किया,
अगर मुझे ज्यादा पुश किया ना तो मैं चाकू खरीद लूंगा और फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है। मैं खड़ा हुआ और लिंशिया का हाथ पकड़ लिया। 5 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। मुझे 3 दिन दो पैसे अरेंज करने और जॉब सेट करने के लिए, सिर्फ 3 दिन। चैन जियानजुन ने आंखें टेढ़ी करके कहा, कोई चाल चलने की सोचना भी मत। कॉफी शॉप से बाहर निकलते वक्त लिंशिया टेंशन में मुझे देख रही थी। मैंने उसे हल्का सा रीअश्योरिंग स्माइल दिया। टेंशन मत लो। उन्हें लगता है उन्होंने मेरी वीकनेस पकड़ ली है, लेकिन असल में वो खुद अपनी गर्दन उस फंदे में डाल चुके हैं जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। अगले 3 दिनों में मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, बिल्डिंग सर्विलांस फुटेज, कॉल लॉग्स और टेक्स्ट मैसेज स्क्रीनशॉट्स सब कलेक्ट कर लिए। सबसे पहले मैं कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट गया। उसके बाद सीधा सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट फाइल कर दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही पुलिस ने तुरंत केस ओपन कर दिया और उनकी अरेस्ट का प्लान बना लिया। तीसरे दिन की सुबह ठंडी और उदास नेचुरल लाइट के नीचे चैन जियानयुन और हाउ हाउ टाइम पर मेरी कंपनी बिल्डिंग के सामने वाले प्लाजा में आ गए। हाउ हाउ के हाथ में एक ब्लैक प्लास्टिक बैग था जिसमें बैनर रखा हुआ था और चैन जियानजुन एक पुराना मेगाफोन पकड़े हुए था। मैं बिल्डिंग के अपर फ्लोर से सब देख रहा था, साथ ही चैन जियानजुन का टेक्स्ट मैसेज भी। 10 मिनट के अंदर पैसे अकाउंट में नहीं आए तो मैं ये बैनर यहीं खोल दूंगा। मैंने लीड पुलिस ऑफिसर कैप्टन वैंग को कॉल किया। ये लोग मूव करने वाले हैं, आप कभी भी नेट क्लोज कर सकते हो। नीचे प्लाजा में जैसे ही चैन जियानजुन ने बैनर निकाला और चिल्लाना शुरू करने वाला था, 2 अनमार्क्ड पुलिस कार्स टायर घिसते हुए उनके सामने रुक गई। 4 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स पहाड़ से उतरते शेर की तरह उन पर टूट पड़े। उन्होंने चैन जियानजुन के हाथ मोड़कर फ्लावर बेड के अगेंस्ट दबा दिए। हाउ हाउ ने तुरंत फ्रूट नाइफ निकाला और पागल की तरह घुमाते हुए चिल्लाया, जो मुझे हाथ लगाएगा उसे मार दूंगा। एक ऑफिसर ने क्लीन स्विफ्ट टेक डाउन मूव यूज किया और उसे सीधा कंक्रीट ग्राउंड पर पटक दिया। अगले ही सेकंड दोनों बाप बेटे के हाथों में ठंडी हैंडकफ्स लग चुकी थी। जब चैन जियानजुन को पुलिस कार में धकेला जा रहा था तब भी वो तड़प कर चिल्ला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफिसर्स, ये बस फैमिली डिस्प्यूट है, थोड़ा लिविंग मनी मांग लिया तो क्या हो गया। एक ऑफिसर ने ठंडी आवाज में बोला, 5 लाख रुपए लिविंग मनी और साथ में चाकू लेकर धमकी, ये सब जज को जाकर समझाना। 1 महीने बाद डिटेंशन सेंटर के विजिटिंग रूम में ग्लास विंडो के दूसरी तरफ शेव्ड हेड वाला चैन जियानजुन बैठा था। वो इतना बूढ़ा और कमजोर लग रहा था कि पहचानना मुश्किल था। हाउ हाउ अपने कई क्राइम्स की वजह से लंबी सजा फेस कर रहा था और मास्टरमाइंड होने की वजह से चैन जियानजुन को भी 3 साल से ज्यादा जेल का डेंजर था। वो अचानक आयरन चेयर के सामने घुटनों पर गिर गया। के मेरे प्यारे भतीजे, मेरी गलती हो गई, प्लीज एक फॉरगिवनेस लेटर लिख दो। अगर तुमने नहीं लिखा तो हाउ हाउ बर्बाद हो जाएगा। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा। मेरे डैड तुम्हारी कॉल्स नहीं उठाएंगे। अगर तुम सीधे रास्ते पर रहते तो कभी भूखे नहीं मरते, लेकिन तुम बहुत ग्रीडी हो गए थे। तुमने फैमिली टाइज को अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड समझ लिया था। ये बड़ा शहर है, यहाँ के रूल्स फेयर भी हैं और क्रूएल भी। अपनी पूरी जिंदगी यहीं बैठकर रिफ्लेक्ट करते रहना। मैं धीरे से खड़ा हुआ। फॉरगिवनेस लेटर? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। मैं मुड़कर सीधा डिटेंशन सेंटर के एग्जिट की तरफ चल दिया। बाहर की धूप अभी भी ठंडी और फीकी थी। मैंने डैड को कॉल लगाया। डैड, सब हैंडल हो गया है, वर्डिक्ट जल्दी आने वाला है और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लग चुका है। अब वो लोग हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर मेरे डैड की मजबूत आवाज सुनाई दी, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। ट्यूमर को जड़ से उखाड़ कर ही फेंका जाता है। जिंदगी के इस घटिया रोड पर मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि एक कदम पीछे हटने से आसमान बड़ा हो जाता है। वाली बात अक्सर मॉन्स्टर्स को तुम पर चढ़ने का मौका देती है। असली काउंटर अटैक होता है सबसे ठंडे रूल्स का यूज करके उन्हें फेटल ब्लो देना।